जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैं जो है गूगल क्रोम को खोल के रखा हूँ। आज जो इस सेशन में मैं बात करूँगा वो जेपीएससी से रिलेटेड। और जेपीएससी के द्वारा जो है आज ही के दिन में आपका नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों के वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मैंने जो है यहाँ पर जेपीएससी लिखा और मैं ले चलूँगा आप लोगों को जेपीएससी के जो है आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मैं उस पर लेके चलूँगा। यहाँ जो है जेपीएससी के जो पहला देख पा रहे हैं आप यहाँ स्क्रीन पर, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब जो है यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जो है अभी जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स ओपनिंग्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वाले जो यहाँ पर है, या कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 है ना। तो आपको जो है मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज, डेट एंड एडवर्टीजमेंट डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 यानी पहले वाला को आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ एक पीडीएफ खुल गया है। देखिए इस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग है ना, सर्कुलर रोड रांची, प्रेस विज्ञप्ति। तो इसमें कह रहा है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के संबंध में आवश्यक सूचना है ना। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका झारखंड संयुक्त सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं का वर्ष यानी 2017, 18, 19 और 20 का एक साथ जो है ले रहा है। यानी जेपीएस 7 जेपीएससी, 8 जेपीएससी, 9 जेपीएससी एंड 10 जेपीएससी एक साथ है ना। हेतु प्राप्त रिक्तियों के आधार पर प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया है, जिससे आयोग की वेबसाइट यानी www.jpc.gov.in पर आवेदन पत्र भरने हेतु तिथि। तो यहाँ देख सकते हैं जो आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा आपका, वो आपका 15 फरवरी को होगा है ना। कब होगा? 15 फरवरी को होगा। और 15 फरवरी से जो है 15 मार्च तक जो है डेट खत्म हो जाएगा है ना। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी 15 मार्च। स्टार्ट कब होगा? 15 फरवरी को और खत्म 15 मार्च। और उनकी जो परीक्षा शुल्क का जो ये होगा, फी पेमेंट होगा, वो लास्ट आपका 16 मार्च। यानी आपका 15 के बाद एक दिन और समय देगा। यहाँ जो एक टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया है प्रीलिम्स का यानी प्रारंभिक परीक्षा का, वो आपका दिया है 2 मई है ना। यानी 2 मई को दिया है, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मई है ना। उनके बाद जो आपका यहाँ मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि दिया है वो 4th वीक ऑफ सितंबर, यानी आपका सितंबर के लास्ट में। आगे डेट जो है आगे पीछे होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर ही चलना है ना। तो एक तरह से देखा जाए समय बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे जो कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरने के वेबसाइट पर अब विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन भरना आवश्यक विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर ले। यानी आपको कह रहा है कि फॉर्म भरने से पहले जो है सारा डिटेल्स पढ़ ले है ना। तो यहाँ जो है कुछ कॉन्टैक्ट्स नंबर वगैरह दिया हुआ है। यदि आपको जेपीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं है ना। अब मैं ले चलूंगा आपको जो दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें आपका पूरा एडवर्टीजमेंट्स का डिटेल्स है ना। तो देखिए आपके सामने पीडीएफ खुल रहा है। फिर इसके बाद जो है मैं पूरा विस्तारित रूप से चर्चा करूंगा। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको जो है पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो है ना। तो देखिए यहाँ जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, उनका जो है ये आपका नोटिफिकेशन है पूरा एडवर्टीजमेंट का है ना। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप कि सारणी 1 में है ना पदों का विवरण दिया हुआ है। और सारणी 1 में जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप कि पहले वाले जो फेज में है
यानी क्रम संख्या है, उसके बाद जो है पद का नाम है, कुल पद है, उसके बाद जो है वो आरक्षण कोटिवार की रिक्तियां हैं, उसके बाद क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत प्रकट कोटि का विवरण, यानी क्रम संख्या 1 हो गया ये। उनके बाद पद का नाम हो गया और कुल पद यहाँ हो गया इस रॉ में। उसके बाद जो है जनरल कैटेगरी, उसके बाद जो है अत्यंत जनजाति जो हो गया, यानी आपका जो है एक कास्ट वाइज डिटेल्स दिया हुआ है ना। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आपका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो है पूरा डिटेल्स जो है देख सकते हैं। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप खुद जो है पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये जो है आपका पदों का विवरण हो गया, डिटेल्स कास्ट वाइज। उनके बाद जो आपका आता है ना, यहाँ आगे कह रहा है कि इस क्रॉमिक प्रशासनिक क नंबर में कह रहा है कि क्रॉमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प है ना, ज्ञापक 5555 दिनांक 28 जून 2016 के आलोक में आदिम जनजाति के द्वारा संसूचित रिक्त अनुसूचित जनजाति के रिक्ति में से विनियमित होगा। यहाँ आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा। आगे कह रहा है कि ख नंबर में जो है सेवाओं यानी पदों की संख्या जो है घट सकती है यानी बढ़ भी सकती है ना, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो है उम्मीद रखिए कि बढ़ जाए तो अच्छा है। अगर इनके वेतनमान की बात किया जाए तो पदों के हिसाब से जो है डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट है, उनके अकॉर्डिंग जो है वेतनमान भी अलग अलग है ना। कुछ का तो यहाँ जो है ग्रेड पे वगैरह कुछ अलग अलग है, देख पा रहे हैं आप। तो जैसे कि यहाँ उप समाहर्ता जो पद का नाम है क्रम संख्या 1 में वो जो है आपका 9,300 से 34,800 तक। ग्रेड पे की अगर बात करें तो वो 5400 है। ठीक उसी तरह पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा, काराधीक्षक है ना। इनके अलावा जैसे आपका सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालिका पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, तो इनके जो भी पोस्ट यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये क्रम संख्या 1 से लेके 11 तक। तो इनके जो वेतनमान का है आपका 9,300 से 34,800 तक सभी का है, लेकिन ग्रेड पे थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी का 5400 है तो किसी का 4800 है ना। तो ये तो था आपका वेतनमान की बात। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत के अंदर किसी भी राज्य से हो या केंद्र से हो, कहीं से भी हो, अगर केंद्र द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अगर मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था है या फिर आपका विश्वविद्यालय है, तो आप किसी भी पेपर में आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप इनके लिए एलिजिबल हो, है ना। अगर यहाँ उम्र की जो गणना होगी वो कह रहा है कि आपका 5 फरवरी 2021 के आलोक में असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की जो न्यूनतम उम्र की जो गणना होगी वो आपका 1 मार्च 2021 एवं अधिकतम उम्र की गणना तिथि आपका 1/8/2016 के आधार पर की जाएगी। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का उपरोक्त कटअप तिथि के छूट का प्रावधान मात्र परीक्षा के लिए मान्य होगा। यानी इसमें एक चीज है कि आपका जो न्यूनतम अगर उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र का जो है वो 21 वर्ष रखा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप 5 नंबर में उम्र सीमा, तो मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स और मस्ट हैव नॉट अटेंड एनी 35 ईयर्स, है ना। और रिजर्वेशन कास्ट वाइज की बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन 21 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। और जो मैक्सिमम आयु की गणना की जाएगी वो आपका 1/8/2016 तक किया जाएगा, है ना। उससे पहले जो है आपका और मिनिमम की अगर बात किया जाए तो 1 मार्च 2021 तक जिनका आयु 21 वर्ष हो गया है और यदि वो आपका ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो वो आपका जेपीएससी के लिए एलिजिबल है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा द अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड इज
35 ईयर्स। यानी आपका कोई भी अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं यानी जनरल कैटेगरी है, तो आप उनका मैक्सिमम जो एज होगा वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। आगे कह रहा है कि जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आएगा, है ना, वो भी जो है 35 साल से जो है एबव नहीं होना चाहिए। अगर आयु सीमा में छूट की बात करें, तो आयु सीमा में किनको छूट दिया जाएगा, आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप कि इस कैटेगरी में, है ना, कह रहा है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, है ना, यानी एनेक्सर 1 के अंदर के जो बैकवर्ड क्लास होगा, उनका अपर एज लिमिट जो है 37 वर्ष तक हो सकता है ना। यानी जनरल के लिए 35, लेकिन अगर कोई ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत आता है यानी एनेक्सर 1 के अंतर्गत, तो वो 37 साल तक के उम्र के कैंडिडेट जो है भर सकता है। अगर एनेक्सर 2 की बात करें, जैसे यहाँ एनेक्सर 1 में अगर कोई फीमेल है ना, फीमेल है, चाहे वो अनरिजर्व से हो यानी जनरल कैटेगरी से हो या बैकवर्ड क्लास से हो, या फिर एनेक्सर 1 से हो या एनेक्सर 2 को सेटिस्फाई करे, तो वैसे फीमेल कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनके लिए मैक्सिमम एजेस की जो रखा गया है आपका वो 38 ईयर्स, है ना। इसके बाद कह रहा है कि शेड्यूल ट्राइब्स, आपका शेड्यूल ट्राइब्स के अंतर्गत यानी एसटी कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, चाहे वो आपको मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका मैक्सिमम एज जो है 35 से 40 ईयर्स, यानी जनरल के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स जो है बस अधिक दिया जाएगा, है ना। आगे जो है जो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी आपका जो पीडब्ल्यूबीडी यानी जो फिजिकली जो हेयर होते हैं, वो जो है आपको उसको जो है 10 ईयर्स का जो है रिस्पेक्टिव ये देगा, यानी 10 साल उनके लिए और छूट देगा, है ना। तो आगे एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो उनके लिए जो है 5 ईयर्स, है ना। तो आगे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मैं जो है नोटिफिकेशन को लेकर आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद यहाँ जैसे है आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 6 नंबर में कह रहा है कि देयर शैल बी नो लिमिटेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। मतलब यहाँ जैसे कि आप यूपीएससी वगैरह में जानते हैं कि उसमें एक लिमिटेशन है अटेम्प्ट का, कि जनरल कैटेगरी के लिए 5 अटेम्प्ट्स एंड ओबीसी या फिर अन्य कैटेगरी के लिए जो 8 अटेम्प्ट्स। लेकिन जेपीएससी जो है यानी स्टेट पीसीएस में जो है इस प्रकार की कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं है या फिर लिमिटेशन नहीं है कि वो 3 बार जेपीएससी दे चुका है तो आगे नहीं दे सकता है, ऐसा कोई भी कंडीशन जेपीएससी में लागू नहीं है ना। तो इस तरह के सवाल अगर आपके मन में होता है तो कोई भी कंफ्यूज में नहीं रहना है ना। तो आरक्षण के लाभ के लिए कह रहा है कि अगर आप जो आरक्षण का यदि लाभ लेना चाह रहे हैं यानी रिजर्वेशन का आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो आपको जो सर्टिफिकेट्स देने होंगे, चाहे वो आपका डोमिसाइल हो या फिर कास्ट से रिलेटेड हो, है ना, तो आपको जो है इन ऑफिसर्स के द्वारा जो है होना चाहिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को मिलेगा, है ना। और आगे कह रहा है कि 25/2/2019 के अनुसार झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी, चाहे वो जिला दंडाधिकारी हो या अपर दंडाधिकारी हो, उपायुक्त हो, अपर उपायुक्त हो, अपर समाहर्ता हो, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी हो या फिर अनुमंडल दंडाधिकारी हो, कार्यपालिक दंडाधिकारी को हो, सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी हो या अंचल अधिकारी। अंचल अधिकारी कहने का मतलब कि जो बीडीओ होंगे, है ना, तो उनके द्वारा भी अगर कोई जाति प्रमाण पत्र निर्गत है और 25/2/2009 है ना, उससे पहले वाले का नहीं होगा, यानी 2019 25 फरवरी 2019 से पहले जिसका बना है वो जो है इसका कास्ट शो नहीं कर सकता है, यानी उसको 25 फरवरी 2019 के बाद का देना होगा। आगे अगर कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र की जो मूल प्रति होगा, है ना, वो सत्यापन के समय जो है प्रस्तुत करना होगा। जो आप ऑनलाइन करते समय जो देंगे उसको जो है सत्यापन के समय जो है आपको मूल पत्र जो है दिखाना होगा, यानी ओरिजिनल।
आगे कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश, है ना? तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी जो है इनमें जो है लिखा हुआ है कि उम्मीदवार आरक्षण का लाभ जो है राजभाषा इतना यानी 25/2/2019 तक इनका भी जो है निर्धारित रहना चाहिए। चाहे वो आपका एससी हो या एसटी हो, उनका भी वही कंडीशन है कि 25 फरवरी 2019 से 19 के बाद का होना चाहिए, है ना? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे यहाँ लिखा है आपका कि रुकिए, आगे मैं बढ़ता हूँ लेकर। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनमें कुछ जो है कंडीशन है कि निम्न प्रकार की निर्धारित की जाएगी। तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि इन चीज़ों से जो है आपको मापदंड जो है पूरा करना होगा। जैसे है कि शरीर में हड्डी और जोड़ों का कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, वरना आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उम्मीदवार के संबंध में कह रहा है कि मानसिक विकृति या दौरा पड़ने पर पूर्ववृत्त नहीं होना चाहिए। यानी ये जो है कुछ कंडीशंस है जो कि जेपीएससी के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे, अगर इन लिस्ट में से कोई भी आप है ग्रसित है इन चीज़ों से, तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना? आप इनके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए आप जो है पूरा ध्यानपूर्वक ही भरें, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप जो है फॉर्म भर दिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरने में भी पैसा लगेगा, तैयारी अलग से आप टाइम वेस्ट करेंगे इसके पीछे। यानी आप इन चीज़ों आपका 1 से लेके जो 12 तक के जो आप श्रेणी देख पा रहे हैं, तो इनमें से आपका कोई भी चीज़ से ग्रसित नहीं होना चाहिए, है ना? आगे जो आपका 10 नंबर में कह रहा है, 10 नंबर में, है ना? तो इसमें जो है आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड दिया है कि प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो फर्स्ट में कह रहा है कि द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन comprises of comprises of टू सक्सेसिव स्टेजेस, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 स्टेज में आपका एग्जाम होना है ना? आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद थर्ड फेज में जो होता है वो इंटरव्यू होता है ना? तो फर्स्ट फेज में कह रहा है कि नंबर ए में आप देख सकते हैं कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज, है ना? यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, है ना? यानी आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, यानी प्रीलिम्स जो एग्जाम्स होगा, आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी एमसीक्यू टाइप्स के जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? उसके बाद कह रहा है कि फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जामिनेशन, है ना? आप यदि प्रीलिम्स में जो एक मिनिमम कट ऑफ रखा गया है, उन उसके अंतर्गत अभी यदि आप आ जाते हैं, तभी आप मेंस एग्जाम के लिए बैठ पाएंगे, है ना? इसलिए आपका जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम्स होगा उसमें आपका पास मार्क्स लाना जरूरी है ना? मेंस में बैठने के लिए। तो आगे बी नंबर में कह रहा है कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट। आगे कह रहा है कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम्स खत्म हो जाता है, तो आपका जो है रिजल्ट तैयार होगा। तो आप यदि प्रीलिम्स में पास कर जाते हैं, है ना, आगे के स्टेप के लिए, तभी आप मेंस के एग्जाम्स में बैठ पाएंगे। और आपको जो है रिटेन एग्जाम लिखना पड़ेगा, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर कट ऑफ होके जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, है ना, उनको फिर जो है क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट जो है रैंक के आधार पर उनको दिया जाएगा, है ना? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसको लेकर, पीडीएफ को लेकर। आगे जो इसमें जो है पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन से जो है कौन सा पेपर जो है कितने समय का होगा। इसमें कह रहा है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स each, namely general studies फर्स्ट एंड जनरल स्टडीज सेकंड, है ना? इसमें कह रहा है कि प्रीलिम्स में जो है आपका प्रत्येक पेपर जो है 200 मार्क्स का होगा। इसका मतलब कि प्रीलिम्स में जो है आपको कुल 400 मार्क्स का एग्जाम देना है ना? 2 पेपर मिला के 200 करके कितना हो जाएगा? 400। आगे कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि वॉल क्वेश्चंस ऑफ कंपलसरी पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप
यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि एमसीक्यू में रहेगा, एंड ईच पेपर विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी आपका प्रत्येक पेपर जो है 2 घंटे का आपको जो है एग्जाम देना है। अब प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का रहेगा, है ना। और इनमें क्या है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होगा, तो 2 पेपर मिला के 400 मार्क्स का होगा, और 2-2 घंटा करके 4 घंटा आपको एग्जाम देना होगा, है ना। कह रहा है कि द क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। आप यदि हिंदी मीडियम से हो या चाहे इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम के कैंडिडेट्स जो है लिख सकता है, हिंदी या फिर इंग्लिश, है ना। आगे कह रहा है कि सिलेक्शन लिस्ट फॉर द मेन एग्जामिनेशन शैल बी प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स और इन द बोथ पेपर्स, हाउएवर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 17 द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें कह रहा है कि रूल 17 के अंदर जो एक मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, कट ऑफ जो उठाना होगा, आपको लाना होगा एग्जाम्स में, वो जरूरी है आपको। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी admitted the main written examination will be approximately 15 times the total number of vacancies to the field in the year of the various services of the post. The only those candidates are the declared by the commission of qualifying the prelims examination will be the eligible for the admission to the main written exams। इसमें कह रहा है कि जो आपका टोटल पोस्ट होगा उससे 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, है ना। यानी टोटल पोस्ट आपका 252 है, 252 है, उसको 15 से गुना कर दीजिए, जितना होगा वो टोटल कैंडिडेट्स को सिलेक्शन किया जाएगा मेंस में बैठने के लिए, है ना। आगे मैं बढ़ता हूं। आगे जो है आपका, आगे पीडीएफ में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आप मेंस एग्जाम्स में कर रहा है कि द मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए रिटन एग्जामिनेशन एंड एन इंटरव्यू टेस्ट। अब जैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेंस के एग्जामिनेशन में बैठना होगा, उसके बाद जैसे है आपको इंटरव्यू में बैठना होगा, है ना। ये जो जैसे यहाँ देख पा रहे हैं इसमें कह रहा है कि द रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर्स एज डिटेल्स इन पारा 17, यानी आपका जो मेंस के एग्जाम होंगे टोटल आपका 6 पेपर्स का एग्जाम्स होगा, है ना। आगे कह रहा है कि उसके बाद जो है आपका पेपर्स का यहाँ डिटेल्स है, पेपर्स 2 to 6, है ना। 5 पेपर्स इन्वॉल्व सब्जेक्टेड टू स्कोरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन 30 एंड पेपर 1, है ना। इसमें कह रहा है कि 5 पेपर ऐसे होंगे जिनका जो है स्कोरिंग पेपर होगा, यानी 6 में से मेंस में जो है आपका 6 पेपर्स में से 5 पेपर के क्वेश्चन का जो ये होंगे मार्क्स होंगे, वो 5 पेपर्स के ही जो है जोड़े जाएंगे। लेकिन एक पेपर जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, वो आपका मार्क्स में ऐड नहीं होगा, है ना। वो आपका स्कोर में जो है ऐड नहीं होगा, वो 5 ही पेपर को होगा। 2 to 5 जो होगा वो आपका क्या ना, सॉरी 2 to 6, है ना। जो 5 पेपर होंगे वही आपका जो है उनका ही जो है मार्क्स जो है ऐड किया जाएगा, और पेपर 1 का जो है बस क्वालिफाइंग रहेगा। आपको उसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है, उसका नंबर जो है आपका टोटल स्कोर में नहीं जोड़ा जाएगा। आगे जो कह रहा है कि इसमें द टोटल मार्क्स फॉर इंटरव्यू टेस्ट वुड बी 100, देयर शैल बी द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, है ना। इसमें कह रहा है कि जो इंटरव्यू होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, है ना। आगे कह रहा है इसमें कि क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट, है ना। इसके बाद जो है इनके कुछ ये दिया हुआ है कि मिनिमम इनका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, वो आपका कास्ट वाइज दिया हुआ है ना। कि जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यानी SC ST फीमेल्स कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो है 32% लाना अनिवार्य है। उसके बाद जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के होंगे एनेक्सर 1 वाले कैंडिडेट, वो 34% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है। इनके अलावा बैकवर्ड क्लासेस की बात करें एनेक्सर 2 में, यानी इनमें जो है आपका वैसे कैंडिडेट्स होंगे जैसे आपका मेल कैंडिडेट्स होंगे, उनको 36.5 लाना अनिवार्य है। इनके अलावा जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप होंगे उनको 30। इसके अलावा जो आपका चाहे जैसे यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे ना, EWS 40% मार्क्स, 40% मार्क्स जो है लाना जो है अनिवार्य है।
EWS कैंडिडेट्स के लिए। तो इसका मतलब यहाँ जनरल कैटेगरी लिखा नहीं है, लेकिन जनरल के लिए समझ लीजिए कि जनरल के लिए भी जो है 40% जो है मिनिमम कटअप लाना अनिवार्य है ना। आगे कह रहा है इसमें कि जैसे सर्विस एलोकेशन, इसमें कह रहा है कि while making service allocation candidate belonging the scheduled caste, tribes and extremely backward classes, annexure 1 and 2 and the economically weaker section हो या against unreserved vacancies may be adjusted against reserved vacancies by the commission if this process they get a service of higher choice in order of their preference, है ना। इसमें कह रहा है कि देखिए एनेक्सर 1 एंड 2 होंगे या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिकमेंडेड अगेंस्ट अनरिजर्व्ड, है ना, अनरिजर्व्ड वैकेंसीज में बी एडजस्टेड। यानी इसमें कह रहा है कि यदि कोई ऐसे कैंडिडेट्स है जो एनेक्सर 1 के अंतर्गत आता हो या 2 के अंतर्गत आता हो या फिर EWS, तो वैसे कैंडिडेट्स का यदि आपका क्या होता है कि मार्क्स अधिक आ जाता है ना, और वो आपका जनरल कैंडिडेट से अधिक मार्क्स ला लेते हैं तो उनके जनरल वाले सीट में भी एडजस्ट किया जा सकता है ना। आगे देखिए, है ना, रिकमेंडेशन ऑफ झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स, ये आपका कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत लंबा PDF हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। तो आप जो है मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके जो है एक एक करके जो है पढ़ सकते हैं। कोई फिर इसमें कंफ्यूज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरूर बताएं कि है ना, कमेंट बॉक्स के जरूर बताएं, कोई भी कंफ्यूज होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, है ना। इसमें जैसे आपका जो है सिलेबस के बारे में जो है दूसरा वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं मैं एंड करता हूँ, धन्यवाद।